नेक्स्ट जो टॉपिक है रेक्टिफायर में, थर्ड टॉपिक हम इसको बोलेंगे। पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा आपने देखा कि सम पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक देखा, तीसरा हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर या फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर बोले तो, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलते हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करो या टाइप ऑफ रेक्टिफायर की बात करो तो रेक्टिफायर बेसिकली दो टाइप का होता है। जो रेक्टिफायर जिसमें हम लोग डायोड का यूज करते हैं बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक सेंटर टाइप और दूसरा ब्रिज टाइप। ठीक है, तो हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप में। जो सबसे पहला टाइप होगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर का होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने थ्योरी अभी नहीं लिखा है, यहां पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में दो चीज बनाया है, एक उसका सर्किट डायग्राम और दूसरा उसका वेव फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट सर्किट डायग्राम एंड विदाउट वेव फॉर्म यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स इन रेक्टिफायर। अगर रेक्टिफायर में सिर्फ लिख दोगे, सर्किट डायग्राम नहीं बनाओगे, उसका वेव फॉर्म नहीं बनाओगे, तुमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसमें, चाहे तुम कितना भी सही लिखो। इसलिए मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म बनाया है। वेव फॉर्म जो मैंने बनाया है उसमें मैंने तीन वेव दिखाया है, एक इनपुट वेव जो हम इनपुट में एज ए वोल्टेज देंगे, ठीक है, और आउटपुट वेव, दो टाइप का आउटपुट वेव बनाए, एक पूरे रेक्टिफायर को आइडियल मान करके और दूसरा पूरे रेक्टिफायर को प्रैक्टिकल मान करके। आप तो जानते हैं कि आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आउटपुट में जो आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये आप देखो सर्किट डायग्राम मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाया है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या क्या है अब देखिए, सबसे पहले तो हमने एक यहां पे क्या बनाया है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी साइड में मैंने इनपुट वोल्टेज को दिया है, यही एसी वोल्टेज है जिसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना है। यही हमारा एसी इनपुट है जिसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो हमने वोल्टेज के फॉर्म में यहां पर एक एसी वोल्टेज दिया, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत सारे लोग इसको कंसीडर नहीं करते, इवन कि बहुत सारे बुक्स में भी ये कंसीडर नहीं होता है। लेकिन जो नोटेशन है वो हमारा एक प्रॉपर एक थिंग को एक्सप्लेन करता है। आप इस बात को समझिए कि नोटेशन अगर स्मॉल दिया है, नोटेशन अगर कैपिटल दिया, दोनों में अंतर है। बेसिकली ये चीजें बहुत सारे बुक में भी फॉलो नहीं होती है, स्पेशली लोकल राइटर बुक्स की अगर बात करें तो। लेकिन आप जो स्टैंडर्ड बुक्स की बात करेंगे उसमें इस नोटेशन का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, दो ही क्वांटिटी हम लोग दिखा सकते हैं, वोल्टेज और करंट। अगर मेरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या फिर अल्टरनेटिंग करंट है, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में अगर कोई करंट आई और ये आई टी यहां पे दिया है, आपको समझना है ये कैसा क्वांटिटी होगा, अल्टरनेटिंग। ठीक है, और अगर कहीं कैपिटल दिया है तो आपको समझना है ये क्या होगा, डायरेक्ट। ये कैसा होगा, डीसी करंट, और ये कैसा होगा, एसी करंट। उसी तरह वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज वी या फिर कहीं कहीं वीटी लिखता है, मींस दिस वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, एंड एनीथिंग विच इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम इज व्हाट, अल्टरनेटिंग।
कभी इसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगी, कभी इसके वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं निगेटिव हो रहा है। इसलिए नोटेशन का भी खास ध्यान रखा जाता है। तो आप यहां पे देखो मैंने इनपुट में स्मॉल वी आई दिया है, टी नहीं दिया है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर मैंने स्मॉल दे दिया तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, ये बाई डायरेक्शनल नेचर का है। मैंने यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इधर से हम वोल्टेज जो दे रहे हैं उसको डाउन करता है, उसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा, कि ओवरऑल हमको यहां जो पल्सेटिंग डीसी या फिर प्योर डीसी बनाना है उसका मैग्नीट्यूड कम चाहिए, क्योंकि उसका यूज हम लोग फर्दर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करेंगे। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 वोल्ट 4 वोल्ट से ज्यादा हम लोग नहीं देते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अलग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जनरल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो 4 वोल्ट 5 वोल्ट इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं दिया जाता है। जबकि यहां पे जो आप साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल ले रहे हैं इसका कितना होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहां पे आप जो सिग्नल यूज करेंगे उसका क्या वैल्यू होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और यहां जो आप डीसी बनाएंगे पल्सेटिंग डीसी, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 224 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है ये चीज। तो हम क्या करेंगे, यहां हमको यहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखा है। देन आफ्टर वी हैव व्हाट, डायोड। यहां पे मैंने डायोड लगाया, पीएन जंक्शन डायोड। आप जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड का ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। एंड देन आफ्टर आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए, आउटपुट को लेने के लिए हमने यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगाया है, जिसका यूनिट जनरली किलो ओम में होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहां जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलेगा। और अगर इस पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज को हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ेगा हमको, जो कि आगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के केस में देखेंगे। हाफ वेव में नहीं देखते हैं, क्योंकि हाफ वेव का आउटपुट आप देखिए इसमें एक डिमेरिट है, उस डिमेरिट को हम लोग देखते हैं क्या डिमेरिट है। तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ व्हाट, हाफ वेव रेक्टिफायर। नीचे आप यहां पे देख रहे हैं ये वेव फॉर्म बना हुआ है, दिस इज व्हाट, वेव फॉर्म। अब ये सर्किट कैसे काम करता है इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बाकी तो लिखाने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यहां देखिए सबसे पहले अल्टरनेटिंग इनपुट में हम मानते हैं कि यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां क्या होगा, निगेटिव होगा फॉर दिस साइकिल। इनपुट यहां कौन है, ये है। तो ये इस साइकिल के लिए यहां मैंने डॉट डाल दिया। इस पूरे साइकिल के लिए, इस पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने मान लिया यहां पॉजिटिव वोल्टेज है, यहां निगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहां पर भी, यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये यहां से कनेक्टेड है, यहां निगेटिव आएगा। और ट्रांसफार्मर से यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ट्रांसफार्मर से जो पोलरिटी है वोल्टेज का, यहां का वोल्टेज ड्रॉप यहां पे होगा, लेकिन पोलरिटी सेम रहेगा उसका। जो पोलरिटी यहां पे है वही पोलरिटी यहां पे और यहां पे होगा। अब यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे, यहां के वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे। तो वोल्टेज यहां कम ड्रॉप होगा, लेस वोल्टेज विल ड्रॉप हियर। लेकिन वोल्टेज की पोलरिटी कैसी होगी, यहां पॉजिटिव होगी, यहां निगेटिव होगी, सेम एज द पोलरिटी ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और इनपुट वोल्टेज। अब तुम बताओ, डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। तो फॉर दिस साइकिल 0 से पाई ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है।
और यहां से करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा 0 से लेके पाई के बीच में, और ये कंडक्शन यहां पे एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के साथ यहां पे एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और उस वोल्टेज को मैंने यहां पे दिखाया है 0 से पाई आउटपुट वोल्टेज। बिल्कुल 0 से पाई के बीच डायोड ऑन रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, एंड इट विल कंडक्ट फॉर द हाफ साइकिल 0 to पाई एंड यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब सेकेंड हाफ के लिए हम देखते हैं पाई से 2 पाई के बीच में। पाई से 2 पाई के बीच में यहां पोलरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। अब यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव हियर निगेटिव एंड हियर पॉजिटिव, और हमको जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिलेगा उसकी पोलरिटी भी अब इसी टाइप की होगी, यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब बताइए, डायोड का पी टर्मिनल जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस केस में डायोड ऑफ स्टेट में होता है, ऑफ होता है, कंडक्ट नहीं करता है, ओपन सर्किट एज्यूम होता है। ये डायोड ओपन हो जाएगा, और डायोड जब ओपन सर्किट हो जाएगा नो करंट विल फ्लो, एंड इफ नो करंट विल फ्लो तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो I इंटू RL होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और अगर करंट 0 हो गया तो 0 इंटू RL करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि पाई से 2 पाई के बीच में हमको कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। देखो मैंने यहां दिखाया पाई से 2 पाई के बीच में नो आउटपुट वोल्टेज यू विल हैव। ठीक है, तो हमने 0 से पाई के बीच में देखा कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया विद द सेकेंडरी वोल्टेज साइन, और कंडक्शन शुरू हो गया, उसमें वोल्टेज ड्रॉप मिला आउटपुट में। और पाई से 2 पाई के बीच में हमने देखा कि डायोड रिवर्स बायस हो गया, एंड इट विल नॉट एबल टू कंडक्ट, करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो 0 करंट हमको मिला। अगर 0 करंट मिलेगा तो नो वोल्टेज विल ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमने यहां दिखा दिया, 0 दिखा दिया। नेक्स्ट 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगेन सेम कंडीशन होगा, फिर से पोलरिटी चेंज होगा, यहां पॉजिटिव होगा और यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव। सब्सिक्वेंटली यहां भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा, निगेटिव, और उधर सेकेंडरी साइड में भी फिर से यहां पॉजिटिव और फिर से यहां निगेटिव। डायोड विल बी अगेन इन फॉरवर्ड बायस, एंड व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, और कंडक्शन शुरू होगा तो आउटपुट में हमको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप मैंने यहां पे दिखाया है 2 पाई से 3 पाई के बीच में। फिर सेकेंड 3 पाई से 4 पाई के बीच में वही कंडीशन, डायोड रिवर्स बायस, मींस 0 to पाई में डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। पाई से 2 पाई के बीच में डायोड रिवर्स बायस हो रहा है तो हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका यह मतलब है कि अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो केवल एक ही साइकिल में, केवल हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिल रहा है, उसके नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा है हमको। So this is the disadvantage also. एक साइकिल में आउटपुट मिला, दूसरे साइकिल में आउटपुट नहीं मिला हमको। खैर जो आउटपुट हमको मिला भी वो भी एक पल्सेटिंग नेचर का है। आप देखो इसमें पल्सेटिंग नेचर का है यहां। So this explanation which I have given to you is for the ideal one. अब प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में आप यही बताएंगे कि यहां पे डायोड एक्चुअली आपने आइडियल एज्यूम किया है, और आइडियल डायोड के बारे में मैंने आपको बताया कि वंस यू फॉरवर्ड बायस द आइडियल डायोड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, वो करंट देने लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड ऐसा नहीं करता है। प्रैक्टिकल डायोड अगर सिलिकॉन का बना है तो कम से कम 0.7 तक वो कोई करंट नहीं दे, कोई वोल्टेज या करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर है। ये ग्राफ जस्ट 0 से स्टार्ट हो गया, लेकिन ये ग्राफ हमारा क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ है। मींस इतना जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हमारा यहां से यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड प्रैक्टिकल है और डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम 0.7 सिलिकॉन के केस में एंड 0.3
जर्मेनियम के केस में वोल्टेज चाहिए, और जब तक ये डायोड ऑन नहीं होगा तब तक यहां वोल्टेज ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ दूर मैंने यहां पे छोड़ा, फिर यहां पे जब जब कंडक्शन शुरू होगा तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन हम देख रहे हैं, इसको हमने लीव किया यहां से यहां तक, ठीक है। इतने पोर्शन तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इस कारण से हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था। दिस इज इन द केस ऑफ व्हाट, प्रैक्टिकल। इफ वी कंसिडर डायोड एज ए प्रैक्टिकल हेयर, देन हमारा जो वेवफॉर्म बनेगा वो ऐसा बनेगा। और अगर हम डायोड जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसको अगर हम लोग आइडियल अगर मान के चलेंगे तो हमको इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द वेवफॉर्म। आप इसके हेडिंग में सर्किट डायग्राम डाल सकते हैं। दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दिस इज द वेवफॉर्म। ये हमारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म, ठीक है। इनपुट ऊपर दिखाया, आउटपुट नीचे दिखाया है। दो आउटपुट क्यों दिखाया, एक आइडियल केस के लिए एंड सेकेंड वन इज व्हाट, प्रैक्टिकल केस। दिस इज फॉर आइडियल केस एंड दिस इज फॉर व्हाट, प्रैक्टिकल केस। और अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो एक्सप्लेनेशन इज द वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी को हम लोग लिखेंगे भी आगे। तो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे गैपिंग छोटा सा क्यों हुआ, वहां पे क्यों नहीं हमको आउटपुट वोल्टेज मिला, क्योंकि उस समय तक डायोड मेरा ऑन नहीं हुआ है। क्योंकि डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम प्रैक्टिकली अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 चाहिए। जब तक 0.7 से आप ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे तब तक डायोड ऑन नहीं होगा। या फिर जर्मेनियम के केस में 0.3 नहीं देंगे तो डायोड ऑन नहीं होगा। और डायोड ऑन जब तक नहीं होगा तब तक यहां पे हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0, क्योंकि करंट 0 होगा। इसलिए यहां से यहां तक डायोड को ऑन होने में लगा समय, और यहां के बाद डायोड ऑन हो गया, करंट फ्लो होने लगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलने लगा। ठीक है, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, सर्किट डायग्राम बना लेंगे, एंड देन आफ्टर वी हैव द एक्सप्लेनेशन और वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, ये केवल हाफ साइकिल के लिए ही ये आउटपुट वोल्टेज देता है। हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट वोल्टेज देता है। नेक्स्ट साइकिल में इसका आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर पड़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर वी हैव द थ्योरी ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन हम लोग जो नोट्स में हमको लिखना है उसको हम लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है और हमको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में उसको लिखना है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, केवल 2 साइकिल के लिए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक टाइम पीरियड के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो एक टाइम पीरियड में एक पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव साइकिल आता है। तो पॉजिटिव साइकिल 0 से पाई और निगेटिव साइकिल पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई में डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, और अगर डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो ये कंडक्ट करेगा। किस चीज का कंडक्शन करेगा, करंट का कंडक्शन करेगा। तो डायोड अगर करंट कंडक्ट करेगा तो करंट वोल्टेज ड्रॉप करेगा लोड रेसिस्टेंस के ऊपर, और वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा जो कि हमको मिलेगा लोड रेसिस्टेंस के ऊपर। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी। और नेक्स्ट साइकिल मतलब पॉजिटिव के बाद जो निगेटिव साइकिल आएगा, जो कि मैंने इसका यहाँ पे पॉइंट दिया है पाई टू 2 पाई। ठीक है, हम यहाँ ओमेगा टी लिखते हैं, है ना, टी नहीं लिखते। ओमेगा टी इज एक्चुअली एंगल, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, है ना। आप जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, व्हाट इज द थीटा। थीटा की अगर हम बात ओमेगा की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, तो थीटा अपॉन टी। और थीटा अगर हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा इनटू टी। तो जब हम एक्सिस पर एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल लिखेंगे थीटा, एंगल विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंगल विच इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। तो हम लोग यहाँ पे एंगल को ही लेकर के चलते हैं। अगर टाइम हमको लिखना होता तो टाइम पीरियड लिखते हैं, तब टी, 2t, 3t, इस तरह से हम लोग लिखते हैं वहां पे।
तो हमने एंगल के रूप में यहाँ पे दिखाया है। तो आप देख रहे हैं कि पाई से 2 पाई इज एक्चुअली ए नेगेटिव साइकिल, और नेगेटिव साइकिल में डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, और इफ डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन इट विल नॉट कंडक्ट, करंट जीरो होगा क्योंकि वो ओपन सर्किटेड हो जाता है, और करंट अगर जीरो हो जाएगा तो नो वोल्टेज ड्रॉप विल बी टेक प्लेस एट द लोड रेसिस्टेंस, वोल्टेज आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो, जिसको मैंने वहां दिखाया, और यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। नीचे वाले का एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दिया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग व्हेन if diode is made up of germanium, then minimum 0.3 voltage is required to make the diode on. डायोड को ऑन होने के लिए हर पॉजिटिव साइकिल में कम से कम 0.3 सिलिकॉन के केस जर्मेनियम के केस में और 0.7 सिलिकॉन के केस में चाहिए। इस कारण से जो हमारा वेवफॉर्म प्रैक्टिकल केस में बनेगा उसमें थोड़ा सा गैप हमने वहां पे दिखाया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ पैरामीटर्स जो हमने मेंशन किया है निकालेंगे। हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल के देखेंगे इसके आउटपुट का, हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल के देखेंगे, हम लोग इसका रिपल फैक्टर निकालेंगे, हम लोग फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी है ना, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह निकाल के देखेंगे। तो ये एक पूरा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर हैज अ डिसएडवांटेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज नहीं होता है। क्यों? सबसे बड़ा चीज है कि इसमें रिपल फैक्टर हाई है। रिपल फैक्टर क्या है? हाई है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हाफ साइकिल के लिए आउटपुट दे ही नहीं रहा है। देयर इज नो आउटपुट फॉर हाफ साइकिल, ओनली पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट दे रहा है, निगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट दे ही नहीं रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी फैक्टर निकालेंगे तो वो भी बहुत कम आएगा। तो हम आगे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी फैक्टर ज्यादा आना चाहिए, लो नहीं आना चाहिए। तो हाई रिपल फैक्टर, सेकेंड वन इज ओनली आउटपुट फॉर पॉजिटिव साइकिल एंड लो ट्रांसफर यूटिलिटी फैक्टर। These three disadvantage due to which we are not using this type of circuit for practical application. तो अगर ये सर्किट यूज नहीं करेंगे तो हमको कौन से सर्किट को यूज करना पड़ेगा? तो हमको फुल वेव रेक्टिफायर्स का यूज करना पड़ेगा। जो कि प्रॉब्लम आ रहा था क्या, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें, बाकी के दो प्रॉब्लम तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है कि हाफ साइकिल में तो आउटपुट दे ही नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा, और यही चीज हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में इलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेजेस मैंने आपको अभी अभी बताया है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? तो मैंने बताया रिपल फैक्टर हाई होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी फैक्टर लो होता है, ठीक है, एंड इफिशियंसी इसकी पुअर होती है। और चौथा मैंने क्या बताया कि इसका जो हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा ही नहीं, कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीज तुम मेंशन कर लेना। पहला क्या मेंशन करोगे? इट हैज हाई रिपल फैक्टर। पहला क्या मेंशन करोगे? इट हैज हाई रिपल फैक्टर। दूसरा क्या मेंशन करोगे कि ये केवल पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट देता है, नेगेटिव साइकिल में आउटपुट नहीं देता है। तीसरा इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। और नेक्स्ट आप क्या बता सकते हैं? इसकी इफिशियंसी बहुत ही पुअर होती है, कम होती है। ये चीज आपको लिखना है, हम यहाँ अब नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है इस बात को। ठीक है, इसको जरूर लिख लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, जस्ट ऑपरेशन के बाद इस चीज को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा? इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस होगा, और उसके बाद फिर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पे चलेंगे। ठीक है।